अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनर्जी और वर्क को। आज हमने डिस्कस करना है, बल्कि दो टॉपिक्स हैं, एक है पावर और सेकंड है एफिशिएंसी। इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इनके साथ जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो टू हमारे टॉपिक्स हैं और 5 to 6 जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे पास पेपर्स के। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पावर से। जी, तो पावर है क्या? हमने अपने जो प्रीवियस टू टॉपिक्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था एक वर्क डन को, कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो अगर बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करे तो उसे हम फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन कहलाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी पर वर्क डन करने का जो पर्पज़ है वो बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है। यानी जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, एक्चुअली उस बॉडी में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। और ये दो चीज़ें, वर्क और एनर्जी, आपस में इंटरलिंक्ड इस इक्वेशन से हैं। एक पर्सन है, अब वर्क डन क्या हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन आया, उसने इस पर फोर्स एक्सर्ट की और इसको एक सर्टन हाइट पर उठा लिया। ठीक है, यहाँ इस हाइट पर ले आया यहाँ से। तो पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट पर एक वर्क डन किया, यानी इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की। वर्क डन हुआ, वर्क डन से ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर चला गया। अब पावर का ये कॉन्सेप्ट आता है, बल्कि पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ से कैसे हम डिस्कस करेंगे। एक पर्सन ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को लेकर गया, ये उसने वर्क डन किया है। पावर में हम ये देखते हैं कि एक पर्सन ने जो ये वर्क डन किया है ये कितने टाइम में किया है, उसको कितना टाइम लगा है इस वर्क डन करने में, या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर को हम डिनोट करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र होना वर्क डन है और एनर्जी कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुई है वो बेसिकली पावर होती है। तो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। पावर होता है जी, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसे डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, और एनर्जी बाय टाइम डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। डेल्टा बेसिकली चेंज है, इनिशियल और फाइनल, मैं इसे ई लिख रहा हूँ। तो ये एनर्जी जो है, देखें, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट पर एक वर्क डन किया है, सपोज ये कार है, इस कार पर मैंने फोर्स एक्सर्ट की है जिससे कार जो है इसने मूव करना स्टार्ट किया है, तो कार जो है वो मोशन में आ गई। इसका मतलब है जो वर्क डन किया है या जो इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर पड़ा है, या कोई ब्रिक है, इसको हमने इस पॉइंट पे लेके जाना है, तो इस ब्रिक पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये ब्रिक इस डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर करेगी और हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। तो इस ब्रिक पर जो वर्क डन हुआ है वो इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो वर्क डन बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, और जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है। तो इस फार्मूला को अगर एक्सपेंड करूं तो एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म यानी हाफ mv²/t भी हो सकती है। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो सकती है, हमने चूँकि ग्रेविटेशनल को डिस्कस किया हुआ है तो इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल को ही। और उसके अलावा हीट एनर्जी Q/T, ये हीट एनर्जी है, ये हम थर्मल फिज़िक्स में पढ़ेंगे। तो वर्क डन का जो पावर का जो फार्मूला है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो ये सारे का सारा मैंने आपको लिख दिया कि ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये किस किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। आगे आपको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज का पता है, mv²/2, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, हाई हीट एनर्जी mc∆T है, ये हम
थर्मल फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे। तो ये फार्मूलाज हैं कुछ जो आपने याद करने हैं। इसके बाद अब देखें, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इट मीन्स के पावर इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का आपको पता है कि जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। और उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, इसका वर्क का यूनिट है जूल, और टाइम का सेकंड है, तो मैं अगर यहाँ लिखूँ ये होगा पर सेकंड, ऊपर चला जाएगा तो -1 जूल्स पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और पावर का SI यूनिट जो है वो होता है वॉट। ये पावर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका फार्मूला, इसकी जो नेचर है, इसका यूनिट, ये आपने चीज़ें जो हैं कुछ याद रखनी है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ से हम ये एक बना सकते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वर्क डन या एनर्जी के, ठीक है। और इसी तरह अगर एनर्जी कांस्टेंट हो तो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। हम क्वेश्चन करेंगे इनसे रेलिवेंट अभी पास पेपर के, तो उसमें आपको ना इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी जब भी हम इन्वर्स या डायरेक्ट जो रिलेशन बनाते हैं उसमें एक क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है, एक क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो सेकंड क्वांटिटी जो होगी उसके साथ डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन जो है वो डेवलप होगा। तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके IGCSE में और O लेवल्स दोनों में क्वेश्चंस आए हैं, इस वजह से मैंने ये पॉइंट्स जो हैं ये वाले आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोनों क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। इसके बाद आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा जी कि हमारे पास एक लाइट बल्ब है और उस बल्ब की जो पावर है वो है 100 वाट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय 100 वाट? इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट बल्ब है ये 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इन 1 सेकेंड। जूल पर सेकंड होता है ना, तो 100 वाट का मतलब 100 जूल्स की एनर्जी 1 सेकंड में 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होती है या कंज्यूम होती है या यूटिलाइज होती है। अगर जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, तो आपने उसको यूं डील करना है। ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि P1 जो आपका पेपर है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो IGCSE है उसमें इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आए हैं। अब सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा सकता, तो इस वजह से मैं ये पॉइंट्स जो हैं ना जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जिस तरह के आ रहे हैं वो IGCSE में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने में मिलते हैं। तो इस वजह से मैं ये कुछ पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। O लेवल्स में भी आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि IGCSE में आ रहे हैं तो O लेवल्स में नहीं आ सकते। तो आपने इनको माइंड में रखना है कि जब भी कोई पावर आपके सामने आ जाए लिखी, उस क्वांटिटी का फिज़िकल मीनिंग क्या है। और दूसरी बात यह है कि ये जो डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन है ये कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स पावर से रेलिवेंट यही था सब कुछ मटेरियल सारा। पावर जो है इसकी डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन को हमने और फार्मूला को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंड भी किया, और इसके बाद हमने जो रिलेशन हैं उनको स्टडी किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का साइन होता है। एफिशिएंसी जो है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये होती है आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है।
तो एनर्जी और पावर के केस में हम इसके फार्मूलाज जो हैं वो लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। और ये अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी हो तो जो आंसर आएगा उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा जी। अब आउटपुट जो है वो देखें, एक बल्ब है, जब उसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जब उसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं बल्ब को, तो बल्ब ग्लो करता है। ग्लो करने से हमें लाइट भी मिलती है और वहाँ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों ही आउटपुट हैं। जो हमने करंट दिया है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है बेसिकली वो इनपुट है, और आउटपुट पर लाइट भी आ रही है और हीट भी है। बल्ब जो है वो हीट अप होता है, गर्म हो जाता है, और साथ वो लाइट भी दे रहा है। तो आउटपुट बेसिकली इनमें से ये वाली आउटपुट कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो आउटपुट है हमेशा हमने वो वाली आउटपुट लेनी है जो यूजफुल आउटपुट होगी। ठीक है, और जो वेस्टेड है वो कभी भी आउटपुट नहीं होगी। हमेशा जो क्वांटिटी यूजफुल होगी ना आउटपुट पर, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो आउटपुट होगी। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। एनर्जी के लिए डिस्कस कर लेते हैं इसको, बल्कि अब यहीं लिखता हूँ मैं। ये स्टूडेंट्स फार्मूलाज हैं, ये इन केस ऑफ एनर्जी और ये इन केस ऑफ पावर। यानी आउटपुट जो है वो हमेशा यूज़फुल होगी, ये माइंड में आपने रखना है। जैसे भी क्वेश्चन होंगे यूज़फुल आउटपुट जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। ये सिंपल फार्मूलाज भी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो ये आपने जो फार्मूला है इसको भी माइंड में रखना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का ये फार्मूला है। जस्ट अब हम पास पेपर के क्वेश्चन करते हैं पावर के और एफिशिएंसी के, उसमें भी आपको ये फार्मूलाज की जो क्लैरिटी हो जाएगी। चलें जी, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी। अ बैटरी डिलीवर्स 3000 joules ऑफ एनर्जी टू अ स्मॉल 2 volt इलेक्ट्रिक मोटर बिफोर द बैटरी स्टॉप्स वर्किंग फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द मोटर स्विच ऑन। हाउ लॉन्ग का मतलब है हमने टाइम फाइंड आउट करना है। समटाइम्स अगर आपको ये ना अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो जो यूनिट है आपको वहाँ से पता चल जाएगा ये कौन सी क्वांटिटी है। एनर्जी गिवन है और पावर भी गिवन है, हमने टाइम फाइंड करना है। P इक्वल्स W/T, तो T इज इक्वल टू होगा W/P, या इसको हम W की जगह एनर्जी लिख लेते हैं, बल्कि एनर्जी ही लिखते हैं क्योंकि एनर्जी गिवन है। एनर्जी की वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय पावर है 2, तो ये आ जाएगा 1500। अब ये आंसर जो है ये 1500, क्या ये ए ऑप्शन होगा? सबसे पहले तो आपने ये देखना है 1500 है, कई दफ़ा बच्चे जो हैं इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर यूनिट कौन सा आएगा? देखें, एनर्जी भी अपने एसआई यूनिट में है, पावर भी अपने एसआई यूनिट में है, तो टाइम का भी एसआई यूनिट ही आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है 1500 सेकेंड्स। यहाँ पर है 1500 मिनट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें चारों ऑप्शन मिनट्स में है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 1500 को 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अब आपका जो आंसर है वो मिनट में आएगा, और डी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, a man applies a force to push a box along the floor. How much power is required to push the box 4 meter in 3 seconds? पावर का फार्मूला एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसमें फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्टेंस है, साथ टाइम है, टाइम तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फोर्स और डिस्टेंस का मतलब है हम यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट टाइम यूज़ करेंगे, और वर्क डन जो है वो FD है डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ जो हैं इनको प्लेस करके सॉल्व करेंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो C विल बी द राइट ऑप्शन।
आपको जो गिवन डेटा है वहाँ से पता चलेगा कि आपने पावर का जो कौन सा फार्मूला जो यूज़ करना है, कौन सी एनर्जी यूज़ करनी है या वर्क डन यूज़ करना है, आपको गिवन डेटा बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय होल्ड्स ऑन टू अ बार एंड पुल्स हिमसेल्फ अप अंटिल हिज चीन इज लेवल विद द बार। कोई पुशअप कर रहा है। ही रेजेज हिमसेल्फ थ्रू 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है, इन 0.5 सेकेंड्स। टाइम गिवन है, वेट गिवन है यानी वेट फोर्स गिवन है, एवरेज पावर। अब पावर हमने फाइंड करनी है। देखें, वो अपने आप को पुल कर रहा है, और पुल करने का मतलब है कि वो अपने आप को अपवर्ड मूव करवा रहा है। ठीक है। रेज का मतलब है कि वो अपने आप को अपवर्ड मूव करवा रहा है। अपवर्ड मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होगी पोटेंशियल। तो पावर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम या mgh पर यूनिट टाइम। अब जो mg है वो बेसिकली वेट है, wh बाय टाइम है, 1/1। ये स्टेप बाय स्टेप, बल्कि मैं सारे स्टेप्स इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो और आपको बात जो है वो इजीली समझ आ जाए। इस वजह से मैं ना ये एक्सपेंड कर देता हूँ सारे स्टेप्स। देखें, वेट जो है वो 500 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है 40 सेंटीमीटर है। सेंटी होता है 10⁻⁻²। इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। कैलकुलेटर से जब सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको 0.4 लिख लेंगे और ये मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है 0.5। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। A rope connected to a pulley system and a motor is used to lift different objects through different distance. Time taken to lift each object is same. Time जो है वो same है. Diagram not to scale. Which motor requires the greatest power? डिस्टेंस हैं सारे गिवन है। अपवर्ड डिस्टेंस है, अपवर्ड डिस्टेंस का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला, और पोटेंशियल एनर्जी mgh/t। ठीक है। अब देखें इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। टाइम जो है वो कांस्टेंट है, हमने ये बात पढ़ी थी। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो पावर है वो पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब है जिसका mgh वाला फैक्टर जितना लार्जर होगा, बड़ा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पावर ग्रेटेस्ट होगी। अब इसको देखें, mgh है ना 10, 2 और g की वैल्यू 10, ये आ जाएगा 200। मतलब ये mgh आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा 5 3 are 15 और g की वैल्यू 10, ये आ जाएगा 150 और 10 ये 100 और 3 2 are 6 और 10 60। तो इसका मतलब है ए इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रेटेस्ट पावर जो है वो एक ही होगी। ठीक है। मैस और एच गिवन है, जी जो है वो मैं 10 जो है कंसीडर किया, 9.8 ही करते हैं, लेकिन वो 10 से हमें आंसर का पता चल जाएगा। मैं अभी विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने 10 यूज़ किया है। आपने जब भी सॉल्व करना है आपने जी की वैल्यू को 9.8 ही कंसीडर करना है, क्योंकि ये आपके पेपर में इंस्ट्रक्शन है कि आपने 9.8 को यूज़ करना है। तो आंसर 9.8 के साथ भी करेंगे तो ए ही होगा। ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन थे पावर से रेलिवेंट। अब हम क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं एफिशिएंसी से रेलिवेंट। इनपुट पावर टू अ मोटर इज दिस। पावर इनपुट गिवन है, मोटर वेस्ट 590 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 मिनट। व्हाट इज द एफिशिएंसी। अब देखें, एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा है, एनर्जी के केस में भी होता है, पावर के केस में भी है। आप ये देखें, अगर पावर इनपुट गिवन है, यहाँ पर एनर्जी ओवर टाइम है, तो यहाँ से आप पावर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आउटपुट पावर हमारे पास कौन सी होती है। अभी हमने पढ़ा था कि आउटपुट जो है वो हमेशा यूजफुल आउटपुट होगी, डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है। तो ये जो वेस्टेज है ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें यूज़फुल आउटपुट फाइंड करनी है और फिर हमें ना आंसर आएगा।
तो सबसे पहले वेस्टेज पावर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। पावर वेस्टेज कितनी है, 590 डिवाइडेड बाय 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको अभी सॉल्व करते हैं। 590 डिवाइडेड बाय 60, 9.8। ठीक है, अब इसका मतलब है इनपुट पावर जो है वो 12 है और 12 में से 9.8 जो है वो वेस्ट हो गई है। तो 12 माइनस 9.8, ये बेसिकली आपके पास आउटपुट पावर होगी जो यूज़फुल है। और ये होगी 2.2। तो 2.2 तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू अ केटल इज दिस। तो इसका मतलब है ये इनपुट है। ऑफ दिस एनर्जी 45 किलो जूल इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग में यानी एनवायरनमेंट में चली गई। एंड 15 किलो जूल इज यूज टू हीट केसिंग ऑफ द केटल। ये केसिंग ऑफ द केटल को हीट अप करने के लिए यूज हुई। रिमेनिंग एनर्जी इज यूज टू हीट द वाटर। व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है, अब देखें यहाँ पर परसेंटेज नहीं आ रही, तो आंसर जो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखें आउटपुट जो हमारे पास यूजफुल है वो कौन सी है, ये यूजफुल है। केटल का मेन पर्पस जो होता है ना, उसमें पानी को हम वाटर को गर्म करते हैं, तो ये हमारी आउटपुट है यूजफुल। और जो बाकी है जो सराउंडिंग में गई है या जो केसिंग को जिसने हीटअप किया, ये हमारे लिए आउटपुट जो है यूज़फुल नहीं है। तो इसका मतलब है टोटल में से हम ये वाली एनर्जीज माइनस करेंगे। 600 किलो जूल माइनस 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाय इनपुट जो है वो 600 है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60 और इसमें से सॉल्व करेंगे तो 540 डिवाइडेड बाय 600। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पावर को डिस्कस किया, एफिशिएंसी को डिस्कस किया। आप इसे रीड आउट करें, इसको अंडरस्टैंड करें। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ लाजमी इसको डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।